जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेज में और मैं हूँ राममूर्ति। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जीके जीएस के एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का वो श्रृंखला जो कहीं ना कहीं BPSC TRE4 और बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जो मन में आए वो लिख सकते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। जल्दी पढ़िए। चलिए अब हम प्रश्न को पढ़ देते हैं। तो प्रश्न कहता है कि कौन सा शब्द उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा ग्लेशियर से बर्फ टूटकर समुद्र में गिरती है। व्यांत करना, हिमन, मोरेन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमखंड। क्या हो जाएगा? हिमखंड। क्या हो जाएगा? हिमखंड। यानी बर्फ को टूट करके समुद्र में गिरने का प्रक्रिया हिमखंडन कहलाता है, यानी इसे हिमखंड कहते हैं। पशु जब बच्चों को जन्म देती है, जैसे कि गाय भैंस, तो बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? व्यंत कहलाता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई है कि जब ग्लेशियर से बर्फ टूटकर समुद्र में गिरती है तो इस प्रक्रिया को क्लविंग या हिमखंडन कहते हैं। जैसे कि अटलांटिक और ग्रीकलैंड जैसे क्षेत्र में वैश्विक ताप वृद्धि के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे क्लविंग की प्रक्रिया तेज हो रही है। क्लविंग मतलब होता है हिमखंडन, यानी हमारे पृथ्वी के कुछ भाग जो है वो बर्फ से ढके हुए हैं, जिसमें अटलांटिक महासागर और ग्रीनलैंड ये दो ऐसे भाग हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं। और जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, वो बर्फ पिघल के या टूट के समुद्र में गिर रहा है। अब बात आता है व्यंत। तो व्यंत का अर्थ है किसी पशु के बच्चों को जन्म देना, खासकर गाय, भैंस या बकरी जैसे पालतू जानवरों को। अब एक शब्द आया है मोरेन। मोरेन, इसे हम लोग हिमोड भी कहते हैं। मोरेन या हिमोड चट्टानों, मिट्टी और तलहट के एक ढेर होता है। ये क्या आता है? एक ढेर होता है जो चट्टान का ढेर हो सकता है, मिट्टी का ढेर हो सकता है या तलछट का ढेर हो सकता है। यह हिम नद या बर्फ की चादर द्वारा बहाकर लाया जाता है। यह हिम नद के किनारे पर सामने या नीचे लकीरों के रूप में होता है। मोरेन हिमनद द्वारा बनाए गए निरपेक्ष भू आकृति में से एक है। ये क्या है? मोरेन भू आकृति है, निरपेक्ष भू आकृति है ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि कौन सा शब्द किसी क्षेत्र में तापमान, वर्षा और अन्य मौसम परिवर्तन के दीर्घकालिक व्यवस्था का वर्णन करता है। जलवायु, मौसम, मौसम विज्ञान और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कहा गया है दीर्घकालिक व्यवस्था। तो दीर्घकालिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या आता है? जलवायु। लेकिन अगर यहीं पर आता अल्पकालिक व्यवस्था, क्या रहता? अल्पकालिक व्यवस्था। तो अल्पकालिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या आता? तो इसके अंतर्गत आता मौसम। अल्पकालिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या आता? मौसम आता। चलिए, और हम लोग मौसम का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसे हम लोग मौसम विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही आंसर ए होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी के वायुमंडल को गर्मी को रोकने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक अगर ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसका केमिकल फार्मूला CO2।
अब देखिए हमारा जो वायुमंडल है वो बहुत से मंडल में बटे हुए हैं। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी से 8 से 18 किलोमीटर तक की दूरी का जो वायु का जो परत है उसे हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। जैसे ये देखिए, ये जो भाग है, इस बीच का जो भाग है, इस भाग को कहते हैं क्षोभ मंडल। इसी क्षोभ मंडल में हवाई जहाज उड़ता है, इसी क्षोभ मंडल में बादल है, इसी क्षोभ मंडल में वर्षा होता है। इसके ऊपर एक परत है, क्या है? इसके ऊपर एक उजला सा परत है। यहाँ आप देख रहे होंगे, ये उजला वाला परत जो आप देख रहे हैं, ये परत ओजोन का परत है। उसके बाद आता है क्षोभ मंडल के बाद देखिए ये अगला लेयर आता है, ये बीच में एक अगला लेयर है, ये अगला लेयर है, इसे हम लोग कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल। समताप मंडल का जो ऊंचाई है वो 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच का है। समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। ये वाला भाग, यहाँ पर ये जो भाग दिख रहे हैं, ये वाला भाग जो है ये मध्य मंडल है। ये कौन मंडल है? मध्य मंडल है। मध्य मंडल की जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर से लेकर के 85 किलोमीटर के बीच है। 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के बीच है। उसके बाद आता है तापमंडल और तब सबसे बाहर आता है वायुमंडल। तापमंडल में सैटेलाइट लगल रहता है, सैटेलाइट वगैरह इतना भी लॉन्च किया जाता है, सब कहाँ घूमता रहता है? तापमंडल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का कुछ डिस्कशन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। हर साल मानवीय गतिविधियों के कारण तापमान में किसी भी अन्य ग्रीन हाउस गैस की तुलना में सैकड़ों से हजारों गुना अधिक CO2 उत्सर्जित होता है। यानी सबसे ज़्यादा जो गैस उत्सर्जित होता है, सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होने वाला है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अन्य गैस से ये सैकड़ों या हजार गुना ज़्यादा उत्सर्जित होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो कहता है कि भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से गर्म समुद्री तापमान की विशेषता वाली घटना का नाम है एन नीलो, ला नीना या एन नीलो मोडिका, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात किया गया है गर्म समुद्री तापमान की। तो जब गर्म समुद्री तापमान की बात की गई है तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन नीनो। लेकिन अगर यहीं पर ठंडा की बात किया जाता, किसकी बात की जाती? ठंडा समुद्री तापमान, तब कौन आ जाता? तब आता ला नीना। क्या आता? ला नीना। यानी ये सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब आप कहिएगा इतना अटपटा है प्रश्न, तो दोस्तों ये BPSC TRE 4 में पूछा गया प्रश्न है, हम अपने मन से नहीं लाए हैं। यहाँ पर 5 ऑप्शन ये BPSC ही लाया है, नहीं डाला था। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पूरा ज्योग्राफी का ही प्रश्न है। चलिए हम केवल डिस्कशन टाइप किए हैं, लिखे हैं, आप विभिन्न स्रोत से ला करके यहाँ पर। जैसे ला नीना भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से ठंडे समुद्री तापमान की विशेषता है, जबकि एन नीनो भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से गर्म समुद्री तापमान की विशेषता है। किसकी विशेषता है? गर्म समुद्री तापमान की विशेषता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी बताइए। तो प्रश्न कहता है कि कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के स्थिति संतुलन को प्रभावित करता है? कटाव या निरपेक्ष निक्षेपण, विवर्तनिक गतिविधि या पृथ्वी का घूर्णन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा कारक जो है वो समस्थिति संतुलन को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब जरा डिस्कशन को देखिए, तब आपको समझ में आएगा।
तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी क्षेत्र में समस्थिति संतुलन को मुख्य रूप से पृथ्वी की पपरी यानी क्रस्ट और ऊपर वाला भाग जैसे कि पहाड़ के बीच का संबंध प्रभावित करता है, लेकिन ऐसा बात किसी ऑप्शन में नहीं कहा गया है। यहाँ तक कहा गया है कटाव, निक्षेपण, विवर्तनीकरण गतिविधि और पृथ्वी के घुमाव, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि किसी क्षेत्र के जो स्थिति की जो संतुलन होता है वो मुख्य रूप से पृथ्वी के जो क्रस्ट भाग होता है वो और उसके ऊपर के भार जैसे कि पहाड़ के बीच के संबंध पर निर्भर करता है या संबंध प्रभावित करता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये समस्थिति यानी आइसोटेसी क्या है। तो यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की पपड़ी यानी लिथोस्फीयर अपने नीचे स्थित मेंटल पर तैरती है। क्या करती है? मेंटल पर तैरती है। ठीक उसी तरह जैसे बर्फ पानी पर तैरती है। ये क्या बतलाता है कि पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, पपड़ी परत है, वो अपने नीचे वाले परत पर तैरती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई बर्फ पानी पर तैर रही हो। अगला है संतुलन शब्द। तो कहता है कि समस्थिति संतुलन का अर्थ है कि पृथ्वी की पपड़ी का भार उसके नीचे के मेंटल द्वारा समान रूप से संतुलित होता है। मतलब पृथ्वी का जो क्रस्ट का जो भाग है वो मेंटल द्वारा क्या होता है? समान रूप से क्या होता है? संतुलित होता है या बैलेंस्ड होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या कह रहा है ये प्रश्न? कहता है कि कौन सा सिद्धांत पृथ्वी के स्थल मंडलीय प्लेटों की गति की व्याख्या करती है? महासमुद्री बहाव, समुद्र तल का फैलाव, प्लेट विवर्तनिक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है प्लेट विवर्तनिक। क्या होने वाला है? प्लेट विवर्तनिक। प्लेट विवर्तनिक एक सिद्धांत है जो बतलाता है कि पृथ्वी का स्थल मंडलीय प्लेट गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है। आप यहाँ पर इस बात को देख सकते हैं। कहता है कि पृथ्वी के स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर में प्लेटों की गति की व्याख्या प्लेट विवर्तनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत द्वारा की जाती है। कहा गया है कि पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस परत जिसे स्थल मंडल कहते हैं कई बड़े और छोटे प्लेटों में विभाजित है। ये सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी का जो ऊपर का जो स्थल मंडल है क्या बोलो वो प्लेटों में विभाजित है। किसमें विभाजित है? छोटे बड़े प्लेटों में विभाजित है। अब प्लेट विवर्तनी क्या है? तो ये बात तो हमने आपको यहीं बता दिया, लेकिन थोड़ा फिर भी पढ़ देते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि ये प्लेट कैसे एक दूसरे के सापेक्ष गति करती है, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत जैसे भूगर्भीय घटनाएं होती है। यानी ये विवर्तनी प्लेट विवर्तनी बतलाता है कि ये जो छोटे बड़े जो प्लेट है जो कि स्थल मंडल का भाग है वो आपस में एक दूसरे के सापेक्ष गति करता है और गति करने के दौरान ये एक दूसरे से टकरा जाता है, जिसके कारण कभी कभी भूकंप आती है तो ज्वालामुखी फटता है या पर्वत का निर्माण होता है या इसी प्रकार के बहुत से भूगर्भीय घटनाएं होती है। ये सब की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी पढ़िए और बताइए। चलिए, कहता है कि कौन सा विशेषता आमतौर पर अभिसारी प्लेट की सीमाओं को जोड़ती है? कौन सा विशेषता आमतौर पर अभिसारी प्लेट के सीमाओं को जोड़ती है? दरार घाटियाँ, मध्य सागरीय कटके, गहरे समुद्र की खाई, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सी विशेषता आमतौर पर प्लेट अभिसारी प्लेट की सीमा को जोड़ती है, तो ये जो इसका जो सही आंसर होने वाला है ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब क्या है इसका सिद्धांत या कौन सी सीमा इनको जोड़ती है वो यहाँ आपको देखने को मिल सकता है।
यहाँ देखिए कहता है कि अभिसारी प्लेट सीमाओं से आमतौर पर पर्वत श्रृंखलाएं, क्या पर्वत श्रृंखलाएं, ज्वालामुखी, भूकंप जैसे भूवैज्ञानिक विशेषताएं जुड़ी रहती है। यानी क्या क्या जुड़ी रहती है? भूकंप, पर्वत श्रृंखलाएं जुड़ी, या कह सकते हैं कि ज्वालामुखी जैसे जो भूवैज्ञानिक विशेषताएं वो जुड़ी रहती है। क्योंकि यहाँ दो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती है और टकराती है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक प्लेट इधर की तरफ घसक रहा है और एक इधर की तरफ घसक रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? भूकंप की घटना उत्पन्न हो सकता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि अनाच्छादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करती है? अपक्षय, कटाव, परिवहन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपक्षय। क्या हो जाएगा? अपक्षय। अब ये अपक्षय क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। कहता है कि अनाच्छादन का वह एजेंट यानी वह कारक जो मुख्यतः सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करती है। कहता है कि अनाच्छादन जो है, अनाच्छादन का वह माध्यम यानी ये जो अपक्षय जो है यह एक क्या है? कारक है, एजेंट है। किसका एजेंट है? अनाच्छादन का, जो मुख्य रूप से यांत्रिकी माध्यम से चट्टानों को टूटने पर कार्य करती है। यांत्रिकी आच्छादन कहलाता है। अब यांत्रिकी अपक्षय क्या है? तो यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें चट्टान बिना अपनी रासायनिक संरचना बदले छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। यानी अपक्षय क्या है? यांत्रिक अपक्षय क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों के बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, बल्कि बिना रासायनिक अभिक्रिया के वे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यांत्रिक अपक्षय का कारण। तो इसके मुख्य कारण हो सकते हैं जैसे कि तापमान में परिवर्तन, पानी का जमना, जरे या पवन और जल का अपर्दन। कहता है ताप में बार बार होने वाले उतार चढ़ाव चट्टानों में दरारें पैदा कर सकती है जिससे वे टूट जाते हैं। इसके अलावा पानी का जमाव, पानी चट्टान के दरारों में प्रवेश करता है और जब जम जाता है तो फैलता है जिससे चट्टानें और भी अधिक दरारें पड़ जाती है। चट्टानों में और भी अधिक दरार पड़ जाती है। जरें, कहता है कि पेड़ की जरें चट्टान में प्रवेश कर सकती है और जैसे जैसे वे बढ़ती है चट्टान को तोड़ सकती है। आगे है पवन और पानी का अपर्दन। हवा और पानी चट्टान को घिसकर और खरोच कर उन्हें क्या कर सकती है? तोड़ती है या तोड़ते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि ऐसा माना जाता है कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर निहारिका के ढहने का कारण क्या है? सुपरनोवा विस्फोट, गुरुत्वीय आकर्षण, सौर हवा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो अगर यहाँ पर बात कही गई है कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर निहारिका के ढहने कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है गुरुत्व आकर्षण। क्या है? गुरुत्व आकर्षण यानी ग्रहों के बीच में जो आकर्षण बल लगती है उसे गुरुत्व आकर्षण कहा जाता है। पृथ्वी भी एक ग्रह है और वो प्रत्येक वस्तु पर एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल लगाता है जिसे गुरुत्व आकर्षण कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार सारे निहारिका के ढहने का मुख्य कारण गुरुत्व आकर्षण है, जो गैस और धूल के बादल को अपने ओर खींचता है।
जिससे वह सिकुड़ कर एक डिश में बदल जाता है। यानी यह जो निहारिका है उसको ढहने का मुख्य कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। और ये गुरुत्वाकर्षण है जो हवा हो, धूल हो या बादल हो को अपने ओर खींचता है, जिसके कारण वो सिकुड़ करके और क्या बन जाता है? डिश में बदल जाता है। आगे कहता है कि सौर निहारिका क्या है। तो यह सिद्धांत सौर मंडल के निर्माण को समझाने के लिए एक मॉडल है। क्या सौर निहारिका क्या है? एक मॉडल है जो सौर मंडल के सिद्धांत निर्माण के सिद्धांत को समझाता है, जो कहता है कि हमारा सौर मंडल एक विशाल घूमता हुआ गैस और धूल के बादल यानी सौर निहारिका से बना हुआ है। ये जो सौर सिद्धांत निहारिका है ये कहता है कि हमारा जो ये सौर मंडल है यह एक विशाल गैसों का समूह है, घूमते हुए गैस या धूल के बादल है, यानी निहारिका से ये बने हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, लेकिन प्रश्न से पहले कुछ इसी पॉइंट का कुछ डिस्कशन आ गया है। जैसे यहाँ पर सौर निहारिका के भीतर मौजूद गैस और धूल के कण एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करते रहते हैं, यानी सौर निहारिका के बीच में जो बल जो धूल कण है वो भी एक दूसरे को अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं। और वो अट्रैक्ट क्यों करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसके बाद कहता है कि जैसे जैसे निहारिका ढहती है वह सिकुड़ कर एक डिस्क के रूप ले लेती है, जिससे अधिकांश द्रव्यमान केंद्र में जमा हो जाता है। और जैसे यानी कहने का मतलब कि निहारिका आकर्षण बल के कारण ढहती है और ढहते ढहते उसका द्रव्यमान है वो अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में जाकर के जम जाता है। कहता है निहारिका के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अत्यधिक दबाव और तापमान रहता है, जिससे एक तारा सूर्य का निर्माण होता है। और निहारिका के केंद्र में आकर्षण बल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहुत ज़्यादा दाब और बहुत ज़्यादा ताप होता है, और इस अधिकतम ताप और दाब के कारण ही तारा जैसे कि सूर्य का निर्माण हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उनके स्रोत क्षेत्रों के आधार पर वायु राशियों का प्राथमिक वर्गीकरण नहीं है? समुद्री, महाद्वीपीय, उष्ण कटिबंधीय, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। तो जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय। क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय, यानी सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है कि स्रोत क्षेत्र के आधार पर वायु राशियों का प्राथमिक वर्गीकरण महाद्वीपीय और समुद्री है। यानी स्रोत के क्षेत्र के आधार पर जो वायु राशि का जो प्राथमिक वर्गीकरण है वो महाद्वीपीय और समुद्री है। महाद्वीपीय ये वायु राशियाँ भूमि क्षेत्र में उत्पन्न होता है जो आमतौर पर शुष्क होता है। ये एक वायु राशियाँ हैं जो भूमि क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और ये सामान्यतः शुष्क होते हैं। अगर समुद्री की बात करें तो ये वायु राशियाँ सागरों में उत्पन्न होते हैं जो आमतौर पर नम यानी आर्द्र भरे होते हैं। इसके अलावा वायु राशियों को उनके तापमान के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है, जैसे उष्णकटिबंधीय, ध्रुवीय और क्या अटार्कटिक ना, ये भी हो सकता है, आर्कटिक भी हो सकता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। जल्दी पढ़िए और बताइए। कहता है कि कौन सा कारक मुख्य रूप से वायु राशियों को राशि के तापमान और आर्द्रता विशेषताओं को प्रभावित करता है? हवा की गति, स्रोत क्षेत्र, वायुमंडलीय दाब, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है स्रोत क्षेत्र। क्या होने वाला है? स्रोत क्षेत्र। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वायु राशि के तापमान और आर्द्रता को मुख्यतः उनका स्रोत क्षेत्र यानी सोर्स एरिया प्रभावित करता है, जहाँ यह वायु राशि बनती है।
इसके अन्य कारण भी हैं, जैसे कि भूमि या समुद्र। भूमि पर बनने वाली वायु राशि समुद्र पर बनने वाली वायु राशि की तुलना में अधिक शुष्क और गर्म होता है। यानी जो वायु राशि भूमि पर बनता है वो समुद्र में बनने वाली वायु राशि से ज़्यादा शुष्क भी होता है और गर्म भी होता है। इसके अलावा तापमान, यदि स्रोत क्षेत्र गर्म है तो वायु राशि भी गर्म होगा, और यदि स्रोत क्षेत्र ठंडा है तो वायु राशि भी ठंडा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और बातें हैं, और ये बात आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। यदि स्रोत क्षेत्र नम है तो वायु राशि भी नम होगा, और स्रोत क्षेत्र शुष्क है तो वायु राशि भी शुष्क होगा। हवा की दिशा पर भी निर्भर करता है। हवा की दिशा भी वायु राशि के तापमान और आर्द्रता को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा है ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम हो जाता है, और इसलिए वायु राशि की ऊंचाई भी उसके तापमान को क्या करता है, प्रभावित कर सकती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइए। चलिए प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है। दैनिक मौसम विशेषता, वार्षिक वर्षा, भौतिक स्थिति और अक्षांश, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा भौतिक स्थिति और अक्षांश, इसका सही आंसर होने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और स्थलाकृति जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान होते हैं। भूमध्य रेखा से दूर जलवायु को प्रभावित भूमध्य रेखा से दूरी जलवायु को प्रभावित करते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरण सीधी पड़ती है जिससे तापमान अधिक रहता है, जबकि ध्रुव की ओर किरणें तिरछी पड़ती है जिससे तापमान अधिक होता है। यानी भूमध्य रेखा पर जो क्षेत्र होंगे वो शुष्क होंगे, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन जो ध्रुव की ओर होगा वहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ेगा और गर्मी कम होगा। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता जाता है, क्योंकि वहाँ हवा का घनत्व कम हो जाता है और सूर्य की गर्मी कम पहुँच पाती है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और फिर वही रिक्वेस्ट कि अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।